नमस्कार। आज का स्पेशल है बेयर्स एंड बुल्स। अच्छा टॉपिक था लेकिन इंटरनेट ने थोड़ा सा परेशान किया, इसलिए लाइव रिकॉर्ड करके इमीडिएटली अपलोड कर देंगे और क्वेश्चन आंसर भी बाद में लाइव चैट में ले लेंगे। तो उसकी मैं इससे स्टार्ट नहीं करना था। मुझे मुझे स्टार्ट कुछ और टॉपिक से करना था, लेकिन पहले ही बॉल पे अपनी थोड़ी सी एक विकेट चली गई। तो मुझे स्टार्ट इससे करना था कि ये मेरा जो न्यू लुक है ये डेस्परेट टाइम्स कॉल्स फॉर डेस्परेट मेजर्स वाली जैसी बात है। तो बाल बढ़ते जा रहे हैं और महाराष्ट्र में लॉकडाउन लग गया और ये बोला गया था कि वीकेंड लॉकडाउन लगेगा और नाइट कर्फ्यू लगेगा। लेकिन अब हमें पता चला है कि ऑलमोस्ट पूरे अप्रैल महीने तक ऑलमोस्ट पूरे अप्रैल महीने तक सभी शॉप्स जो है नॉन नेसेसरी वो सब बंद रहेंगे। अब अगर ऐसा होने वाला है तो कुछ ना अच्छा घर पे बैठे रहो अगर तो वेट भी बढ़ता है। तो इसलिए ये थोड़े से बैंड्स मंगा लिए कि जिससे हेयर भी कंट्रोल में रहेंगे और साइकिलिंग वाइकलिंग को जा सकेंगे अगर सुबह, तो थोड़ा सा वेट भी कम करना पड़ेगा। तो ये है, लेकिन आई मीन द सीरियस पॉइंट इज़ कि अगर पूरे महाराष्ट्र में ऐसे सभी दुकान बंद हो गए तो आप एक महीने में इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा देश की भी और लोगों की, यानी ये शॉप्स जो होते हैं और ये शॉप्स वाले बड़े चिढ़े हुए हैं। आप न्यूज़ देखिए, या नागपुर में तो कुछ लोगों से बात भी हुई, तो रास्ते पे आवाजाही चल रही है, सब अलाउड है, बस हमारे दुकान ही बंद है। अच्छा, इनको 20-20 हज़ार और 50-50 हज़ार का रेंट होता है इनका। तो ये यानी एक क्वेश्चन ये चल रहा है कि हम कोरोना से नहीं मरेंगे तो इससे मरेंगे, आर्थिक परिस्थिति से, यानी कि स्लो डाउन से। तो ये थोड़ा सा बुरा हो रहा है। पर अभी देखो क्या होता है, महाराष्ट्र में केसेस बढ़ रहे हैं और लेट अस सी, आई मीन वो सिचुएशन थोड़ी सी वोलेटाइल है, यह आपको बताना आवश्यक है। और अगर ऐसा ही रहा तो कल आपने investing.com ने एक आर्टिकल पूछा था कि क्या फिर से सेंसेक्स को लोअर सर्किट लग सकता है। अगर ऐसा ही रहा और ये सारी चीज़ें ऐसी ही गई, इतनी वोलेटाइल रही सिचुएशन, और आप एक और बात पे ध्यान दीजिए कि आने वाले कुछ सप्ताह में इलेक्शन के रिजल्ट्स आने वाले हैं वेस्ट बंगाल के, और बाकी के वेस्ट बंगाल पे ही सबकी नज़र है। तो आप थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो को उससे से भी थोड़ा सा तैयार रखिए। कल अगर आप डर गए रहते कल अगर आप डर गए रहते तो एक आपको खरीदने की संधि जो कल मिली थी वो नहीं मिलती, और दूसरी बात, आज जो एक थोड़ी बहुत रिकवरी हुई वो आप चूक जाते। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप डरो मत, समझो क्या हो रहा है। कल हमने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर देखा था, आज तो आईएमएफ का रिपोर्ट आ गया, और आईएमएफ का रिपोर्ट हम देखेंगे तो इमीडिएटली अभी आया हुआ है, कुछ कुछ मिनटों पहले, एक आध घंटे पहले आया हुआ रिपोर्ट है। आसान सी भाषा में उसको समझ लेंगे, सीखेंगे, कुछ नई चीज़ें सीखेंगे उसमें से। आज मुझे लाइव करना था, लेकिन ये अच्छा टॉपिक है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आपके दृष्टिकोण से मैं हर बार ऐसे विषय, चाहे करेंसी, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, वैसे ही ये, तो वही वही स्टॉक खरीदो, स्टॉक बेचो, सेंसेक्स ऊपर सेंसेक्स नीचे से थोड़ा सा और व्यापक हमारी अगर हम दृष्टिकोण करते हैं तो ज़्यादा अच्छे इन्वेस्टर्स हम बनेंगे दीर्घावधि में। और हम समझ सकेंगे कि बाजार ये सट्टा नहीं है, या बाजार ये कुछ तो भी बाय सेल कर रहे हैं, वैसा नहीं है। ये इकोनॉमी पे डिपेंड करता है। और एक बड़ी अच्छी लाइन है, वो लाइन से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि प्राइजेस आर स्लेव्स ऑफ अर्निंग्स। स्टॉक प्राइजेस आर स्लेव्स ऑफ अर्निंग्स, इसका क्या मतलब है कि अगर अर्निंग्स बढ़ें तो स्टॉक प्राइसेस अपने आप बढ़ने वाले हैं। तो दिस इज़ दैट पार्ट कि अभी हम कहाँ पे है, इकोनॉमी के बारे में क्या बोल रहा है आईएमएफ क्या बोल रहा है। लेटेस्ट रिपोर्ट है, तो ये रिपोर्ट आपको आईएमएफ की वेबसाइट से मिल जाएगा। ये आईएमएफ की वेबसाइट है, ये तो बंद कर दो, इसने आज परेशान कर दिया। ये आईएमएफ की वेबसाइट है
और इसमें आप वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, मैनेजिंग डाइवर्जेंट रिकवरीज, डाइवर्जेंट यानी ऐसा पूरा पश्चिम, दो उल्टे साइड में यहाँ पे उसने बताया है, कुछ ट्रैक्स ऐसे जा रहे हैं, कुछ ट्रैक्स ऐसे। तो कुछ भी कैसा भी रिकवरी हो रहा है, इसका क्या मतलब है, इमर्जिंग मार्केट्स और डेवलप्ड मार्केट्स दोनों में अलग अलग टाइप की रिकवरीज हैं। हम देखेंगे वो क्या क्या है, पर पहले ये रिपोर्ट देख लो। हम ये रिपोर्ट में इंडिया सर्च करेंगे और एक एक इंडिया के बारे में, बाद में एक आध दिन, ये पूरा 192 पन्नों का रिपोर्ट है, तो एक आध सेक्टर तो इसी पे, क्योंकि सिर्फ इंडिया पे पता रहना ठीक है, पर हमें ग्लोबल भी पता रहना चाहिए, तभी हम अच्छे निवेशक इसलिए बन सकेंगे। क्योंकि अगर अमेरिका में कुछ होता है, अगर चाइना में कुछ होता है, अगर अफ्रीका में कुछ होता है, जैसे सुएज कैनाल में वो एवर गिवन अटक गई थी, तो उससे क्या इम्पैक्ट होता है, सुएज कैनाल है कहाँ पे, कितने लोगों तो यही नहीं पता कि सुएज कैनाल कहाँ पे है। तो ये सारे चीज़ों के चलते वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें जितना नॉलेज हमारा उतना बढ़ाएंगे। वॉरेन बफेट बोलो या कोई भी बड़े बड़े लीडर्स बोल लो, ये सब लोग रोज पढ़ते हैं, रोज का कुछ ना कुछ इनका पढ़ना। तो आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आपके स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स अपने आप आ जाएंगे। चलिए सबसे पहले देखेंगे ओवरव्यू ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। सबसे पहले ऊपर ऊपर से वो क्या बोल रहा है, तो उसमें यदि आप इंडिया किधर है, ये देखो इंडिया, इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज इंडिया। तो इंडिया को अगर आप हाईलाइट करें, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, तो इंडिया का वो बोल रहा है कि 12.5% से इंडिया की ग्रोथ होगी। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है और इसलिए तो उसने 2021 लिखा है, बट इट इज़ एक्चुअली हमारे समझने के लिए ये 2022 है। तो FY22 यानी ये जो वित्तीय वर्ष अभी शुरू है, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। तो सबसे पहले तो यही पता नहीं है कि अच्छी बात है कि बुरी बात है। तो एमर्जिंग मार्केट्स में आप देखिए, आप ये चार्ट अगर ध्यान देखेंगे तो उसने एमर्जिंग और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में सब में जितनी जितनी ये डिफरेंस फ्रॉम जनवरी अपडेट, यानी कि पहले उसने जो बोला था उससे अभी उसने जो बढ़त करी है, तो आप देखो पूरे वर्ल्ड के लिए उसने 0.5% से ग्रोथ करी है, पूरे वर्ल्ड के लिए 0.5% से ग्रोथ करी है। एक बड़ी इकोनॉमीज़ में इटली और अमेरिका दो ही इकोनॉमीज़ हैं, और कनाडा डेवलप्ड में। लेकिन डेवलपिंग नेशंस में अगर बड़ी इकोनॉमी आप देखेंगे तो केवल इंडिया की ग्रोथ उसने इतनी ज़्यादा परसेंट से ग्रोथ करी है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, हाईएस्ट रिवीजन इन एमर्जिंग मार्केट्स, यानी कि आपके देश की अर्थव्यवस्था, ये जो कंपेरेबल देश हैं उनमें सबसे अधिक तीव्र गति से बढ़ने वाली है। तो ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है भारत के लिए। अब स्टॉक मार्केट तो एक भाग है, लेकिन आपको अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से देखना है। तो बोल रहा है कि 12.5% से आपके रियल जीडीपी है ये। सो दैट इज़ वन वेरी गुड थिंग। इससे शायद अभी देखो क्या होता है, क्योंकि लॉकडाउन और ये सारी चीज़ें भी चल रही है, पर ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है और ये मार्केट के बंद होने के बाद आई है। तो देखो अभी इसका इम्पैक्ट वो यहाँ पे दिखा है, देखो आर प्रेजेंटेड ऑन फिजिकल ईयर बेसिस एंड सो ऑन एंड सो। तो सबका अलग अलग रहेगा, वो तो ठीक है। तो अभी इसका इम्पैक्ट मार्केट में कल क्या पड़ता है वो देखेंगे, अभी क्या हो रहा है। पर आगे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ईयर ऑन ईयर प्रोजेक्शंस किस चीज़ का है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, हाँ ठीक है, प्रोजेक्शंस ठीक है, इट इज़ सिमिलर टेबल। सो for emerging and developing Asia regional group, projections for 2021 have been revised up and बाकी reflecting a stronger recovery। ध्यान दीजिए, stronger recovery after लॉकडाउन वेर, और उसने एग्जाम्पल में इंडिया दिया। अपने काम का ये है, अपने काम का ये है कि एमर्जिंग और डेवलपिंग मार्केट्स में इंडिया का उसने ज़्यादा रिवाइज सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल में उसने दिया है। सो ये अपने लिए काम का है। हाँ एक और बात, अब तक अगर आपने BSc IPF का फॉर्म और लिंक नहीं भरा होगा तो डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दी हुई है, प्लीज़ भर दीजिए। BSc IPF को हमें ये डेटा देना होता है। सो दैट इज़ दैट पार्ट। आप रोज़ अगर ये वीडियोस देखेंगे तो प्लीज़ रोज़ भर दीजिए, हार्डली 1 मिनट भी नहीं लगता है उसको। सो थैंक यू वेरी मच। फिर आगे आ जाओ, और क्या बोल रहा है वो, देखो एक और बात,
कल किसी ने स्टील और ये सेक्टर के बारे में पूछा था, वो क्या बोल रहा है, साउथ अफ्रीकन कोल प्राइजेस वेर ऑल्सो बूस्टेड, यानी साउथ अफ्रीका में कोयले के भाव ऊपर गए। क्यों ऊपर गए? स्ट्रॉन्ग इंडियन स्टील एंड सीमेंट इंडस्ट्री डिमांड। इसको तो यहाँ पे कॉपी कर लो और लिख लो, लिख लो। आपको सेक्टर्स चाहिए ना, देखो कौन से सेक्टर्स है, उसमें कौन सी कंपनी है वो आप देखो। पर ये इकोनॉमिक, ये आईएमएफ बोल रहा है कि इंडिया में स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री की डिमांड स्ट्रांग है, बड़ी है। अब स्टील और सीमेंट किसके लिए आएगा? आप देखो कहाँ कहाँ पे, कंस्ट्रक्शन, रोड्स, कल हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करी थी, पीएम आवास योजना, अफोर्डेबल हाउसेज, पोर्ट्स। तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर। अगेन आप कल का वीडियो देखिए और उसको यहाँ पे देखिए, फिर आपको कौन सी स्टील कंपनी देखनी है, कौन सी सीमेंट कंपनी देखनी है। हम सीमेंट सेक्टर पे भी एक करेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का। पर इस तरह से आपने आपका माइंडसेट बनाना होता है। रोज रोज के मार्केट मूवमेंट से डरिए मत। हम 10 साल की, 15 साल की इकोनॉमी के ग्रो की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए कि इमर्जिंग मार्केट्स में सबसे ज़्यादा ग्रोथ इंडिया को दिया है उसने। तो आप समझिए इसका क्या मतलब है। वैक्सीन से रिलेटेड हम पढ़ेंगे, वैक्सीन के बारे में गीता गोपीनाथ ने क्या कहा है। पर इस तरह से आप अपना तो थोड़ा एकदम इमोशनल होके अरे अरे खरीदो खरीदो, अरे अरे बेचो बेचो, डरो डरो, वो मत करो। थोड़ा सा रोक के अगर हम करेंगे तो अच्छे निर्णय ले सकेंगे। और रोक के करने में हमें ऐसे सब पढ़ाई करने के इससे हमें ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। ये वही है रियल जीडीपी अब इसमें एक बात देख लो, रियल जीडीपी ग्रोथ तो है ही, वो बोल रही है 5.5%, लेकिन इन्फ्लेशन वो बोल रहा है कि 4% 5% के रेंज में रहेगा। तो ये भी अच्छी बात है, यानी कि हाई ग्रोथ एंड लो इन्फ्लेशन। मुझे ये नहीं चाहिए कि ग्रोथ भी हो रही है और महंगाई भी बढ़ रही है। ये तो गोल्डीलॉक्स सिनारियो हो गया है, इसको गोल्डीलॉक्स सिनारियो बोलते हैं। ये एक अंग्रेजी में फेरी टेल थी। तो बेसिकली सब कुछ अच्छा 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 है। इन्फ्लेशन कम है, ग्रोथ ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, ऐसे सारा जो होता है तो उसको सब गोल्डीलॉक्स। अब इसका इम्पैक्ट शेयर बाजार पे दीर्घावधि में क्या, आप हर एक बार ये सोचते रहिए, आपको कभी किसी को स्टॉक टिप मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो ये एक बात है। चलो और आगे चलते हैं। अच्छा, करंट अकाउंट आपको पता होगा इस बार सरप्लस में था। जो भी कारण थे, क्योंकि इंपोर्ट्स कम हो गए थे, एक्सपोर्ट्स यानी इंपोर्ट ज़्यादा कम हुए थे एक्सपोर्ट से, इसलिए हम करंट अकाउंट सरप्लस में गए। लेकिन वो अभी वापस हम करंट अकाउंट डेफिसिट में जाएंगे, लेकिन वो भी 1% 1.5% के रेंज में रहेगा। सो दैट्स ओके, आई मीन कोई उसमें चिंता की बात नहीं है। करंट अकाउंट डेफिसिट अगर हमारा इतना है तो ये भी एक अच्छी बात आईएमएफ बोल रहा है। ध्यान दीजिए, आईएमएफ बोल रहा है। और आगे जाओ, वो क्या बोल रहा है, ये क्या है, परचेसिंग पावर पैरिटी। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोड़ दो, आपको यही सब तो हेवी हो जाएगा। तो ये उसने नोट्स वोट्स दिए हैं। अभी एक इम्पॉर्टेंट बात, चलो सब लोग ध्यान दो, ये वाले टॉपिक पे सब लोग ध्यान देंगे। क्लासिफिकेशन बाय ग्रुप्स एंड देयर शेयर्स इन एग्रीगेट जीडीपी, एक्सपोर्ट्स एंड पॉपुलेशन। ध्यान दो, हम आते हैं इमर्जिंग मार्केट वाले जोन में। अब इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज का जीडीपी में, वर्ल्ड जीडीपी में इमर्जिंग मार्केट का कंट्रीब्यूशन है 57%। आप ये समझने की कोशिश करो, सबसे इम्पॉर्टेंट, इसमें पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स आपको समझ में आ जाएंगी ये एक दो फिगर्स में। ग्लोबल जीडीपी में एडवांस्ड इकोनॉमीज, यानी ये जो बड़े बड़े देश है एडवांस्ड इकोनॉमीज, ये 42% का इनका कंट्रीब्यूशन है। और ग्लोबल जीडीपी में इमर्जिंग मार्केट्स का 57% का योगदान है, और फिर बाकी जो भी होगा। तो नाउ यू सी कि ये 42% है इतने सारे देश, और ये 57% है इतने सारे देश। अभी फट से पॉपुलेशन देख लो, अभी जल्दी से पॉपुलेशन देख लो। तो ग्लोबल पॉपुलेशन में एडवांस्ड इकोनॉमीज की पॉपुलेशन केवल 14% है, जबकि ग्लोबल पॉपुलेशन में इमर्जिंग कंट्रीज की पॉपुलेशन लगभग 85-90%, 86% है। तो यानी आप समझ रहे क्या हो रहा है। 14% लोग, ये 42% जीडीपी का हिस्सा है,
और 86% लोग, ये केवल 57% जीडीपी का हिस्सा है जागतिक स्तर पे अगर आप देखेंगे। तो ये बहुत बड़ा इनकम मिसमैच या पावर्टी बहुत ज़्यादा, दैट मीन्स ये जो देश हैं ये कम पॉपुलेशन में ज़्यादा जीडीपी का इनको बेनिफिट मिल रहा है। तो हमारे देश में, और इसलिए फिर अपना पर कैपिटा जीडीपी तो कम होने ही वाला है, क्योंकि हम ज़्यादा लोग हैं और कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जीडीपी में। तो वी हैव टू इंक्रीज आवर एफिशिएंसी। बाकी देश क्या करते हैं करने दो उनको, पर अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो एक बात तो पक्की है कि हमें और एफिशिएंटली, यानी कि इसका एक मतलब ये होता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो पूरी की पूरी अपने पूरी ताकत लगा नहीं रही है, या फिर अगर आप टेक्नोलॉजी देखेंगे तो हम टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से यूज़ नहीं किसी भी क्षेत्र में, क्योंकि जीडीपी के जो या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो रहते हैं, लेबर बोलो, लैंड बोलो, कैपिटल बोलो, एंटरप्राइज बोलो, सारी चीज़ें हमें और ज़्यादा करनी पड़ेगी तब जाके, क्योंकि अदरवाइज़ ये जो कंट्रीज़ हैं ये तो, यानी अगर आप हिंदुस्तान का पर कैपिटा जीडीपी देखेंगे तो $2000 है, और जर्मनी का अगर आप पर कैपिटा जीडीपी देखेंगे तो $40,000 है। आप ध्यान दीजिए, हमारा पर कैपिटा जीडीपी $2000 है, जर्मनी का $40,000 है। आप समझिए कितना, यानी कि इसको इस तरह से समझिए कि बहुत आसान, कोई आप में से इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट होगा तो वो बोलेगा मैं गलत बोल रहा हूँ, पर मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर औसतम हिंदुस्तान में हर एक व्यक्ति के जेब में $2000 है नॉर्मल, अगर आप देखेंगे तो यही कंपैरिजन अगर आप जर्मन के किसी सामान्य व्यक्ति से करेंगे तो उसके जेब में $40,000 है। तो ये अंतर है। तो हमें हमारी अर्थव्यवस्था अभी आगे और देखिए, इंडिया एज अ परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड जीडीपी में इंडिया ये केवल 7% का इसका योगदान है, और इमर्जिंग मार्केट्स में हम 12% हैं और चाइना 32% है। तो ये हमें बढ़ाना आवश्यक है। एक्सपोर्ट्स देखिए आप, एक्सपोर्ट्स ग्लोबल हमारा एक्सपोर्ट केवल 2% है और इमर्जिंग में हमारा 6% है। ये हमें बढ़ाना है। अगर हम हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे तभी हमारी जीडीपी बढ़ेगी, यानी एज अ परसेंटेज ऑफ ग्लोबल ट्रेड हमें बढ़ना होना पड़ेगा। एक टाइम पे इंडिया वॉज कंट्रोलिंग रफली 30% ऑफ ग्लोबल ट्रेड। हमारे यहाँ से जो निर्यात होता था, स्पाइसेस, मसाले, कॉटन, हमारे यहाँ के कपड़े, वो कहाँ कहाँ पे, ऊपर उधर ग्रीस में अपने, और इजिप्ट और ये सब जगह पे अपने रिकॉर्ड्स मिले हैं हिस्टोरिकल इसमें, कि इतना फैला हुआ था हिंदुस्तान का व्यापार, और वो अभी एकदम से सिमट के 2%। तो कहाँ हम जग के 30% पे थे और कहाँ हम अभी जग के 2% पे आ गए। तो ये हम सबको ये बात सोचनी पड़ेगी और इस पे हमें सबको काम करना पड़ेगा, नहीं तो इंडिया क्या बोलते हैं उसको, ग्लोबल इकोनॉमिक सुपर पावर वगैरह, अगर आप और मैं काम ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा। और काम, और आप और मैं करते हैं, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ या मैं भी नहीं बोल रहा हूँ, पर अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो ये जो आंकड़े दिखाते हैं ये एक ही चीज़ बताते हैं कि हमें थोड़े से हमारे और कसने पड़ेंगे। सो दैट इज़ दैट पार्ट। फिर और क्या बोलता है ये रिपोर्ट, हाँ एक अच्छी बात बोल रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी प्रोजेक्शंस आर कंसिस्टेंट विथ अचीविंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज इन्फ्लेशन टारगेट, यानी कि महंगाई बढ़ने वाली नहीं है। तो अच्छी बात है हमारे लिए। जीडीपी ग्रोथ 1% से बढ़ गई है। आप सोचो ना, 11% का हम करेंगे प्रोजेक्शंस, 11% का 12%, अगर 11.5 का 12.5 होता है तो आपकी जीडीपी इतनी बड़ी, वो 1% से बढ़ती है। यही आवश्यक है। अगर देश में गरीबी कम करनी है तो जीडीपी ग्रोथ को कोई दूसरा पर्याय नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई है, और अच्छी बात है कि किसी इंडिया के किसी एजेंसी ने ना बोला बल्कि ग्लोबल एजेंसी ने बोला है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड साइन। फिर ये प्रोजेक्शंस हैं, और इन्फ्लेशन भी वो बोल रहा है कि आगे चल के 4% और 3% की रेंज में रहने वाले हैं। सो इन्फ्लेशन पे भी चिंता की बात नहीं है। और क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट भी वो बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा चिंता नहीं रहने वाला है। 2026 तक उसने 2.5% किया। सो दैट मीन्स
प्रॉब्लम्स कहीं पे कुछ मेजर इतने नहीं है। तो ये अपना रिपोर्ट हो गया, इसको बंद कर देंगे। फिर से अभी इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़पेपर्स में इसको जो कवर किया है हमने देख लिया वैसे तो सब कुछ, पर फिर से एक बार देख लो। IMF हैज़ अपग्रेडेड इंडिया टू 12.5% फ्रॉम 11.5%। अगर आप स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर हैं, आपको इससे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट पे, ये समझ में आना चाहिए। लेकिन क्योंकि वो डाइवर्जेंस की बात कर रहा है ना, मैनेजिंग डाइवर्जेंट रिकवरीज, तो वो क्या बोल रहा है कि more states imposed mobility restrictions and second wave of pandemic, thus creating uncertainty about growth in Asia's third largest economy। तो ऐसी परिस्थिति है कि जहाँ पे IMF बहुत बुलिश है, वहीं पे फैक्ट है कि दिल्ली में लॉकडाउन की बात है, दिल्ली में कुछ लगाया उन्होंने, अभी न्यूज़ आई। महाराष्ट्र में तो लगभग महीने भर का लॉकडाउन जैसा ही सिचुएशन कर दिया है। तो ये दो अपोजिट उल्टी चीज़ें हो रही हैं, ऐसा वो बोल रहा है। फॉर द एमर्जिंग एंड डेवलपिंग द प्रोजेक्शन हैव बीन रिवाइज्ड बाय 0.6%। हाँ, तो यानी सबके लिए 6 है, लेकिन ये तो पढ़ा हमने। फास्टर प्रोग्रेस विथ वैक्सीनेशन कैन अपलिफ्ट द फोरकास्ट। सही बात है, अगर सबको वैक्सीन फटाफट लगेंगे तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, जिसके कारण GDP और बढ़ सकता है। वो क्या बोल रही है, कैन अपलिफ्ट वाइल अ मोर प्रोलॉन्ग्ड पैंडेमिक विथ वायरस वेरिएंट्स दैट इवेड वैक्सीन। यानी कि वैक्सीन लगाओ लेकिन वेरिएंट चेंज हो गया, उसको वैक्सीन का फर्क ही नहीं पड़ता उस पर, तो कैन लीड टू अ शार्प डाउनग्रेड। यानी वो क्या बोल रही है, हम ऐसे इस पे है, हम ऐसी परिस्थिति में है कि अ हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी सराउंड्स द प्रोजेक्शंस। हम अभी ऐसे इसमें है कि इतना वोलेटाइल है, इतना अनसर्टेनिटी है कि यहाँ से फट से बहुत ज़्यादा ऊपर भी प्रोजेक्शन जा सकते हैं, यहाँ से धाड़ से बहुत ज़्यादा नीचे भी प्रोजेक्शंस आ सकते हैं। ऊपर क्यों जाएंगे, अगर वैक्सीनेशंस अच्छे हुए और लोगों ने इम्यून किया तो। नीचे क्यों जाएंगे, क्योंकि अगर नए वेरिएंट्स आए तो आपको ये दोनों बातें हरदम याद रखनी है, अपने सेहत के लिए भी और आपके पोर्टफोलियो के सेहत के लिए भी। कैन लीड टू अ शार्प डाउनग्रेड। मल्टी स्पीड रिकवरीज कुड पोज फाइनेंशियल रिस्क इफ इंटरेस्ट रेट्स इन US फर्दर राइज। अब अगर उसने वो रिपोर्ट में क्या बोला है कि अमेरिका ग्रो, हमने अभी देखा कि अमेरिका वो 1.3 या कुछ तो भी % से ग्रो करने की बात कर रहा है। तो अमेरिका अगर ग्रो कर गया तो वहाँ पे ब्याज दरें बढ़ सकती है। कल का ये फियर था डाउ जोन्स गिरने में कि हो सकता है कि अमेरिका में अगर जॉबलेस कम हो गए और अमेरिका ग्रोथ अच्छी हुई तो वहाँ पे रेट्स जल्दी बढ़ेंगे। अगर वहाँ पे रेट्स जल्दी बढ़े तो हमने देखा है US डॉलर इंडेक्स बढ़ सकता है, US डॉलर यील्ड जो बढ़ ही रहे हैं, और जिसके कारण अगर अमेरिका ब्याज दर बढ़ाएगा तो फिर हिंदुस्तान में थोड़ा सा शेयर बाजार में प्रॉब्लम आ सकता है और करेंसी में भी। तो यह आपको सारी चीज़ें मराठीमध्ये ज्याला वरून ताकभात म्हणतो, यानी कि इतना सा पता चला, खट 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 सब चीज़ें आपने लिंक करते आनी चाहिए। कोलैटरल डैमेज बोलो या कैस्केडिंग इफेक्ट बोलो, वो ये होता है। दिस कुड कॉज इन्फ्लेटेड, ध्यान दीजिए, दिस कुड कॉज इन्फ्लेटेड एसेट वैल्यूएशन। एसेट वैल्यूएशन यानी कौन से, सॉफ्ट कमोडिटीज़ ऊपर है, क्रूड ऊपर है, टेस्ला ऊपर है, बिटकॉइन ऊपर है, इंडिया के शेयर प्राइजेस ऊपर है, 35 का पी, 40 का पी, तो एसेट वैल्यूएशंस ये इन्फ्लेटेड है। दिस कुड कॉज अनवाइंड इन अ डिसऑर्डरली मैनर, यानी कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है फाइनेंशियल मार्केट्स में। फाइनेंशियल कंडीशन टू टाइटन शार्पली, ध्यान दीजिए, जिस दिन ये होगा उस दिन आप डरिए मत, उस दिन आप बोलिए कि हमने ये IMF के आउटलुक में हमने पहले ही पढ़ लिया था इसलिए हम तैयार है। अगर ऐसा होता है, अगर जो टेपर टेंट्रम्स हुए थे 2013 में, तो इसलिए ये सारे प्रोजेक्शंस पहले से होते हैं कि आप डरिए मत, वैसा हो सकता है, और वैसा होगा तो आपको क्या करना है, तो क्या करना है वो हम देखेंगे। पर पहले ये बात देखो कि इन्फ्लेटेड एसेट वैल्यूएशन अभी जो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं वो अनवाइंड होंगे, यानी कि धाड़ से कम हो सकते हैं डिसऑर्डरली मैनर में, धीरे धीरे गुणे गोविंदानी, वैसा नहीं, वो भाड़ से नीचे गिर सकता है। फाइनेंशियल कंडीशंस टू टाइटन शार्पली, यानी रिवर्स रेपो फिगर्स अपने, लिक्विडिटी अगर पैसा ही नहीं रहा जेब में तो कौन सा भाव ऊपर जाएगा। सो रिकवरी प्रोस्पेक्ट्स, फिर ये जो 70 और 80 के पीई चल रहे हैं ना अच्छे स्टॉक्स के, वो आपको 30 और 40 के पीई पे मिलेंगे। रिकवरी प्रोस्पेक्ट्स टू डिटेरियोरेट, यानी ये जो GDP ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं विश्व की और हिंदुस्तान की और सभी की, वो प्रॉब्लम आ सकता है।
स्पेशली फ्रॉम हाईली लेवरेज्ड एमर्जिंग मार्केट्स। इंडिया इसमें नहीं है, बहुत ज़्यादा अपना डेट टू जीडीपी अपना कंसर्न नहीं है, पर ग्लोबल इम्पैक्ट आता है तो प्रॉब्लम तो सभी को आएगा। रिपोर्ट सेड emerging and developing economies vaccine procurement data suggest effective protection will remain unavailable for most population in 2021। आप देखिए क्या क्या रह रहा है। 2021 इफेक्टिव वैक्सीन अनअवेलेबल। 2021 यानी कि ये जो पूरा साल चल रहा है वो, इसकी के पहले आरबीआई ने आज बोला है कि अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी विल कंटिन्यू। तो बहुत सारे डायमेट्रिकली अपोजिट व्यूज़ आप पे यानी आउटलुक्स आप पे फेंके जा रहे हैं, और आपको इसमें यानी पहला बॉल बाउंसर आता है तो दूसरा बॉल एकदम गुड लेंथ आता है, एक ऑफ स्पिनर आता है तो एक लेग स्पिनर आता है। तो ये ऐसे टाइप के चल रहे हैं, इसलिए वो बोल रही है गीता गोपीनाथ भी कि ये इतना वोलेटाइल है कि गया तो बहुत ऊपर जा सकता है, नहीं तो बहुत नीचे आ सकता है। चलो, तो ये थोड़ा सा जो है रिस्क की बात हो रही है। लॉकडाउन एंड कंटेनमेंट मेजर मे बी नीडेड मोर फ्रिक्वेंटली इन 2021 देन इन एडवांस्ड इकोनॉमीज। यानी कि हिंदुस्तान की बात चल रही है, यानी कि एमर्जिंग इकोनॉमीज की और लॉकडाउन्स लग सकते हैं, सिर्फ 2021 में नहीं 2022 में भी। तो ये आपको देखना, और इससे बहुत सारे लोग गरीबी में 95 मिलियन पीपल विल बी गोइंग इन एक्सट्रीम पुअर। तो ये भी आपको एक सोशल एंगल देखना है कि इसलिए मेरी नौकरी है, मुझे तो पैसा मिल रहा है, ऐसा मत करिए। अपने यूट्यूब पेज पे 4-5 दिन पहले हमने एक कम्युनिटी में एक मैसेज डाला था कि नागपुर में जो कला, देखिए कैसे इम्पैक्ट होता है, ये मैक्रो चीज़ें माइक्रो में कैसी आती हैं। जो कलाकार होते हैं स्वाभिमानी लोग होते हैं, क्योंकि गाते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, तो ये शोज़ परफॉर्म करते हैं और फिर उनको टिकट्स के पैसे मिलते हैं। अभी तो सब बंद है। तो नागपुर में ये परिस्थिति हो गई कि 3 कलाकारों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, जिसमें से एक की डेथ हो गई, दुखद मृत्यु, और 2 लोगों को बचा लिया। तो फिर शिवानी मैडम ने एक ये किया कि हम लोग फिर से हमने अनाज इकट्ठा किया, और वो यूट्यूब पे वो कमेंट्री डाली थी, और आप शिवानी मैडम के फेसबुक पेज पे जाएंगे तो आपको दिखेगा, क्योंकि रिपोर्ट भी दिया है। अब आप अगर मुझे 100 रुपये दे रहे हैं कंट्रीब्यूशन में, तो आप तो एक्सपेक्ट करेंगे कि ये 100 रुपये सही काम। तो क्या मैंने 100 रुपये ले लिया आपसे, 20 रुपये का कुछ तो भी फोटोबाजी कर लिया और 80 रुपये खुद के जेब में कर लिया? अरे ऐसे भी लोग रहते हैं, ऐसे भी लोग रहते हैं। तो वो पूरा एक पारदर्शक या ट्रांसपेरेंट तरीके से वो पूरा करके, तो ये आपको मुझे हम सब पे ये अगले 2 साल में दायित्व रहने वाला है। क्योंकि बहुत अच्छा, ये लोग क्या बेरोजगार यानी ये लोग क्या ऐसे थोड़ी ना है कि इनको कुछ आता नहीं है। अब आपने बंद ही कर दिया तो क्या करेंगे? सब लोग ऑनलाइन पे जाएंगे, तो ऑनलाइन का सबका थोड़ी ना गाने सुनने वाले हैं सब लोग। तो ऐसी ऐसी कठिन परिस्थितियां आ रही हैं कि जिसमें हम हमारी दूसरे को क्या आवश्यकता पड़ेगी ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन जो सधन है या जो केपेबल है, उसने ये खड़े होने का टाइम है एक दूसरे के लिए। इनफैक्ट ये वाला जो अपना वैक्सीन डिप्लोमेसी हो रहा है, उसका इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है इंडिया के फार्मा सेक्टर पे और इंडिया के सभी सेक्टर्स पे वैसे तो ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये कोरोना वगैरह तो ठीक है चले जाएगा, आज नहीं कल, या रहेगा हरदम तो भी वो इवोल्यूशन वाली थियरी में धीरे धीरे ये हो जाएगा। पर ये समय पे आप जब किसी के साथ खड़े हो, तो वो देशों में आपके एक्सपोर्ट्स जब बढ़ेंगे, बाद में ट्रेड रिलेशंस, आज तो कोई धंधे की बात नहीं कर रहा है, करना भी नहीं चाहिए, लेकिन जब ये पूरा हो जाएगा और जब रिलेशंस बन गए हैं, तो कठिन समय में बने हुए रिलेशंस ये आगे में, तो आप सेक्टर्स अभी से पकड़ लो, हम क्या क्या एक्सपोर्ट करने वाले हैं, क्या क्या एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं, और बस बने रहिए स्टॉक मार्केट में, इंडेक्स फंड अगर कुछ नहीं समझता तो। सो हाँ, आपको अगर कैपिटल मार्केट मॉड्यूल के बारे में और जानकारी चाहिए तो शैलेश सर का ये नंबर है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी अगर ज्वाइन करना है तो। स्टॉक्स अगर आप पूछेंगे तो यहाँ पे, या डेरिवेटिव्स अगर आप पूछेंगे तो डेरिवेटिव्स के हेजिंग के लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं।
चार्ट्स कैसे बनाते हैं वो कुछ लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। पर आपको और डीप में अगर चाहिए तो अपनी फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज़ वो तो फ्री है, यूट्यूब पे वो तो फ्री है। पर उसके अलावा आपको अगर और चाहिए तो आप शैलेश सर से बात कर सकते हैं। तो चलो लेट अस गो वन स्टेप अहेड कि 2021 और 2022 ये दोनों सालों में और ज़्यादा लॉकडाउन्स इमर्जिंग मार्केट्स में आ सकते हैं। डाइवर्जन रिकवरी पाथ्स आर लाइकली टू क्रिएट वाइडर गैप्स इन लिविंग स्टैंडर्ड। सही बात है ना, जो हमने अभी जो देखा कि कम पॉपुलेशन वाले देश ज़्यादा जीडीपी को कंट्रोल कर रहे हैं, वो तो और ज़्यादा होंगे। तो पावर्टी या डिस्पैरिटी जो है हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में वो और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। एवरेज एनुअल लॉस पर कैपिटा जीडीपी, सच लॉसेज आर रिवर्सिंग गेन्स इन पावर्टी विद एडिशनल 95 मिलियन पीपल एक्सपेक्टेड टू एंटर द रैंक्स ऑफ एक्सट्रीम पुअर एज कम्पेयर टू। तो अगर आप कर सकते हैं किसी के लिए कुछ जॉब या समथिंग क्रिएट, तो देखो आप कैसे करते हो, इसको भी बंद कर देंगे। और यही रिपोर्ट के बारे में कहीं किसी दूसरे न्यूज़पेपर में थोड़ा सा और कवरेज है, तो वो देख लो। 8%, हाँ, तो ये है कि कैलेंडर ईयर फॉर द फिस्कल सपोर्ट्स। हाँ, तो यूएसए का फोरकास्ट सबसे ज़्यादा है, उसने बोला है कि 1.3% का। यूएसए इज़ द ओनली लार्ज इकोनॉमी कि जिसको वो ग्रो करेंगे। ग्लोबल ग्रोथ has settled. Recoveries are also diverging dangerously across and within countries. विद इन कंट्रीज़ भी आप ध्यान दीजिए, विद इन कंट्रीज़ भी लिखा है उसने। हिंदुस्तान जैसे बड़े देश में कुछ राज्य ऐसे हैं कि जहाँ पे ग्रोथ रिकवरी फास्ट हो जाएगी, वो तो पता चलेगा, अगले साल पता चलेगा। लेकिन जैसे महाराष्ट्र आप देखिए, या अगर आप दिल्ली देख रहे हैं, तो जहाँ पे केसेस बढ़ेंगे और जहाँ पे लॉकडाउन्स लगेंगे, तो वहाँ पे वो स्टेट्स की भी फाइनेंशियल कंडीशंस ख़राब होगी एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स की जहाँ पे उन्होंने अच्छे से मेंटेन कर सके हैं वो। तो विद इन कंट्रीज़ में भी और स्टेट्स में भी। एंड मोर रिलायंट ऑन, जो देश टूरिज़्म पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं उनको दिक्कत होगी। कुछ स्टॉक्स हैं ऐसे इंडियन मार्केट में जो मॉल्स या इस पे डिपेंडेंट है, वो स्टॉक्स की बहुत पिटाई हो गई है, यही कारण है। रिजॉल्विंग द हेल्थ क्राइसिस, द रिपोर्ट सेज एवरेज एनुअल लॉस, हाँ ये देख लिया हमने। पैंडेमिक हैज़ पुश्ड अनदर 95 मिलियन, इस पे ध्यान दीजिए। पर फिर भी वो क्या बोल रहा है कि यानी रिपोर्ट कि ये 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से जितना बुरा नहीं होगा, क्योंकि सभी देशों ने एकदम से अनप्रेसिडेंटेड पॉलिसी रिस्पॉन्स कर दिया। यूएसए ने डेट ले लिया, इंडिया ने पैकेजेस दे दिए, तो ऐसा सब वो बोल रहा है। आगे ये रिपोर्ट क्या बोल रहा है, महिलाओं को ज़्यादा तकलीफ हुई है, तो ये हम सब ने ध्यान देना चाहिए। वुमेन हैव सफर्ड मोर स्पेशली इन एमर्जिंग मार्केट्स बिकॉज द क्राइसिस हैज़ एक्सेलरेटेड द ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्सेस ऑफ डिजिटाइजेशन एंड ऑटोमाइजेशन। अभी जिसके कारण जो जॉब्स पहले फिजिकल होते थे अभी वो ऑनलाइन हो गए, और इसके लिए सम जॉब्स हैव बीन गॉन एंड दीज जॉब्स लॉस्ट आर लाइकली टू रिटर्न। जो कुछ नौकरियां ऐसी थी, कुछ जॉब्स ऐसे थे कि जो वापस नहीं आएंगे ये सारे जॉब्स, और इसलिए जो अनस्किल्ड लेबरर्स हैं उन पे ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो ये हमारे ऊपर अभी काम है, सब पे ऊपर, सरकार तो सरकार पर हम भी, कि स्किलिंग कैसा करके दे लोगों को। तो किसी को इलेक्ट्रीशियन का ट्रेनिंग दो, किसी को गाड़ी सर्विसिंग का ट्रेनिंग दो, ऐसे सब अभी इनोवेटिव सबको सोचना पड़ेगा। तो ये है, गिवन द लार्ज द रिपोर्ट प्रायोरिटाइज पॉलिसीज दैट वुड बी प्रूडेंट रिगार्डलेस ऑफ द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि इसका क्या मतलब है कि जो करना है वो पैसे है नहीं है वो सब मत देखो, इंसानियत या मानवता के लिए जो करना पड़ेगा, सोशल प्रोटेक्शन, वाइडर एलिजिबिलिटी फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारे इश्यूज हैं अभी विश्व के सामने, ऐसा वो बोल रहा है। और फिर वो बाकी सारी चीज़ें उसने बताई है। सो अपने काम का क्या है, एक तो वी शुड बी हैप्पी कि इंडिया की ग्रोथ रेट उसने बढ़ाई है। अभी यहाँ से हमने कुछ प्रोजेक्शंस करे, क्योंकि अपने देश में आजकल यानी कुछ दिनों से वो 5 ट्रिलियन डॉलर का कहानी चल रही है। तो थोड़ा सा अगर आप बजट के आंकड़े देखेंगे, बजट, ये अपना बजट है,
बजट के डॉक्यूमेंट में नीचे उसने दिया है 2021 का बजट का जीडीपी का था 194,81,975। ये यहाँ पे लिखा है 194,81,975 2021। फिर आईएमएफ क्या बोल रहा है कि 12.5% से जीडीपी ग्रो करेगा। फिर उसमें आप इन्फ्लेशन ऐड कर दो 4%, तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ हो गया 12 और 4 16%। अभी यूएसडी आईएनआर का रेट 73 पकड़ लो, तो अगर आप इसको डिवाइड बाय 73 करेंगे और फिर उसको डिवाइड बाय 1 लाख करेंगे, क्योंकि ये 1 लाख 1 ट्रिलियन इज 1 लाख करोड़। आप सीधी सीधी बात समझ लो, 1 ट्रिलियन यानी 1 लाख करोड़। तो आप ये फिगर को 73 लाख से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा आज का ट्रिलियन डॉलर्स में जीडीपी आता है 2.67 ट्रिलियन डॉलर्स, बेस्ड एट 73 का करेंसी, यूएसडी आईएनआर का करेंसी रेट। और आज आप सेंसेक्स पकड़ लो 50,000 के आसपास है। अभी अगर हर साल हम ये प्रोजेक्ट करते हैं कि जीडीपी ग्रोथ रेट थोड़ा 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 कम होगा 1% से, नहीं इस बार 11.5% है, अगले बार 12.5, 11.5, 10.5, 9.5, 8.5, 7.5, हम धीरे धीरे कम कर रहे हैं। ये आप भी कम ज़्यादा पोजीशन कर सकते हो, आपके अजम्पशंस हैं। इन्फ्लेशन सेम रहेगा अगर आप ये पकड़ के चलते हो तो, और करेंसी भी हमने सेम रखी है। आप ये सब प्ले कर सकते हो। आप मुझे ब्लेम कर सकते हो कि आपने बहुत आइडियल सिचुएशन करी है, ऐसा नहीं होता वैसा नहीं, सही बात है। मेरा उद्देश्य यहाँ पे एग्जैक्ट प्रोजेक्शन, मैं आईएमएफ में नहीं बैठा हूँ, मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में या आरबीआई में बैठ के प्रोजेक्शंस नहीं करा रहा हूँ। मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे सोचा जाता है। आप करो ना यार, आप बोलते हो ये -4 होगा, करो, मैं थोड़ी रोक रहा हूँ आपको -4 करने को। मेरा उद्देश्य ये है कि आप समझो कि किस तरह से होते हैं, ताकि ये जो बाजार गिरता है 300 पॉइंट 1200 पॉइंट सेंसेक्स, तो आप डरो मत। यू गो बैक टू योर ड्राइंग बोर्ड। सामने वाला अगर बाउंसर डालता है तो मुझे पता है कि उसको कैसे फ्लैश करना है, थर्ड मैन पे भी 6 जा सकता है। तो ये उद्देश्य है, इसलिए सेंसेक्स 50,000 आज है। मैं बाकी के सारे प्रोजेक्शंस अगर हम कर सकते हैं तो ये भी प्रोजेक्शन कर सकते हैं, पर मैं नहीं करूँगा क्योंकि ये बीएससी आईपीएफ का लेक्चर है। ये सेबी का उद्देश्य ये नहीं है कि आपको टारगेट्स दें, पर आप कैसे बाकी के लोग करते हैं आप उतने इंडिपेंडेंट बने, वो उद्देश्य से ये समझिए। तो अगर ऐसा करेंगे तो दिस इंटू 1+r सीधा सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, रेस्ट टू द पावर 1, एक साल का हम कर रहे हैं। तो आप हर साल का जीडीपी ग्रोथ रेट अगर आप ये पकड़ेंगे और इसको आप फिर अज्यूमिंग 73 के ही हिसाब से अगर आप इसको सेम रखेंगे, तो 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी जो हमारी 2025 में आनी चाहिए थी, वो शायद 2026 में आ सकती है इन प्रोजेक्शंस के साथ। हम अभी, हमारे काम का क्या है कि 2.5 का 5 अगर होता है, 2.5 का 5 आज नहीं होगा यार, ये 2026 में नहीं होगा, 2028 में होगा। चलो यार, इससे ज़्यादा क्या होगा, साल ही कम ज़्यादा होंगे ना, ग्रो तो हो रहे हैं हम। तो अगर हम ग्रो करेंगे तो सेंसेक्स कैसे ग्रो करेगा, ये आपने प्रोजेक्ट करते आना चाहिए। और इसलिए रोज रोज के फॉल से डरो मत, उल्टा बाजार नीचे गिरता है तो अंदर जाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदो, एजुकेशन खरीदो, मीडिया खरीदो, जो भी सेक्टर, सीमेंट खरीदो, स्टील, इंडिया के। और इसलिए फिर इंडेक्स फंड यार, इसलिए फिर इंडेक्स फंड क्यों एक एक स्टॉक्स में जाना है। रोज की डेली एसआईपी लगा दो 200-250 रुपए की, खत्म, उससे ज़्यादा आपको कुछ करना ही नहीं है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक। अभी तो लाइव में आपके क्वेश्चंस ऑलरेडी जो आ रहे थे वो तो ले लिए, और बाकी और कुछ क्वेश्चंस होंगे तो कल लाइव जब हम करेंगे तो ये आप फिर से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्योंकि एक दिन का रिपोर्ट नहीं है, ये मार्केट के जैसा नहीं है 400 पॉइंट गिरा, ये अगले साल भर का प्रोजेक्शन है, इनफैक्ट 2026 तक के प्रोजेक्शंस किए उन्होंने। तो डिस्क्रिप्शन में बीएससी आईपीएफ का लिंक दिया हुआ है 6 अप्रैल का, वो आप प्लीज़ फॉर्म फिल करिए। थैंक यू वेरी मच। शेयर एकेडमी, थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए और कुछ सीएमएम के बारे में, कैपिटल मार्केट मॉड्यूल ऑनलाइन का, तो शैलेश सर का नंबर है, आप उनसे फ़ोन कर सकते हैं। आप वीडियोस देख रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेयर्स एंड बुल्स की सीरीज़ आपको पसंद आ रही है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज लाइव करना था लेकिन टेक्नोलॉजी है यार, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, पर ठीक है, काम नहीं रुका अपना।
सो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।